हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो और बढ़िया ही रहना। तो हम लोग का जो एनटीपीसी एक्सप्रेस का जो सीरीज चल रहा था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका था, जहां पे हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन पेपर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर। और अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कुछ नया स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे नया का मतलब यहाँ पे वही होगा, एनटीपीसी रिलेटेड ही रहेगा, लेकिन वहां पे हम लोग ऐसा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। मतलब वो बहुत सारा एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसके कारण क्या हो सकता है, ये तुम्हारा एनटीपीसी में भी पूछा जा सकता है। तो इसी कारण हम लोग यहाँ पे एक नया सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम हो जाएगा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एनटीपीसी। ठीक है, तो रेलवे में जितना एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वही चीज हम लोग आज डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चन देखेंगे और उसका कंसेप्ट को समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, और जो बच्चे ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज, मेरे एक सीरीज है वहां पे एनटीपीसी एक्सप्रेस नामक, वहां पे मैंने 12 वीडियोस अपलोड किया है। ईच एंड एवरी वीडियो को अच्छे से देखो, वहां पे मैंने कंसेप्ट भी समझाया, साथ ही साथ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी समझाया यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे वो सीरीज चल रहा था वैसे ये भी सीरीज चलेगा, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को और साथ ही साथ उसका कंसेप्ट को भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो वाला क्या हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पे। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आ गया तुम्हारा वर्क एंड टाइम से। ठीक है, वर्क एंड टाइम में पाइप एंड सिस्टम से आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 21 आवर्स एंड 18 आवर्स रेस्पेक्टिवली। मतलब मेरे पास दो पाइप है। ठीक है, मेरे पास दो पाइप है, एक हो जाएगा तुम्हारा पाइप ए और दूसरा हो जाएगा तुम्हारा पाइप बी। पाइप ए कितना टाइम में करता है, वो 21 आवर्स में, एंड पाइप बी कितना टाइम में कर लेता है, पाइप बी उसको 18 आवर्स में कर लेता है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, देन द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पे हम लोग वर्क एंड टाइम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और मैंने वहां पे एक चीज बताया तुम लोगों को कि अगर तुम वर्क एंड टाइम का कंसेप्ट को अच्छे से करते हो, वही कंसेप्ट तुम्हारा पाइप एंड सिस्टम में लगने वाला है, तो वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, उसका इंडिविजुअल टाइम हो जाएगा। अगर ये दोनों का मैं एलसीएम लेता हूं तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम दोनों का 21 और 18 का एलसीएम, 21 और 18 का एलसीएम, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। 21 और 18 का एलसीएम, 3 कितना टाइम्स, 7 टाइम्स, 3 कितना टाइम्स, 6 टाइम्स। यहाँ पे करने का जरूरत ही नहीं है ना, चलो कर लेते हैं। यहाँ पे 3 7 2, 7 और 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 9, 9 2 18, 18 into 7, 18 into 7 कितना हो जाएगा। एक काम करते हैं ना, इसमें वो करते हैं ना, 18 into 7 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 56, और यहाँ पे 126 कितना आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा 126। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 126। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि बोलेंगे कि सर आप तो यहाँ पे बोले थे कि ये वाला मेथड से नहीं करना डायरेक्टली, तो उसका फैक्टर्स चेक करना। तो यहाँ पे फैक्टर चेक कर सकते हो, 18 का फैक्टर तुम चेक कर सकते हो, 21 का फैक्टर चेक करने में तुमको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी कारण मैंने क्या किया, वहां पे एलसीएम निकाल लिया इसका सीधा सीधा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कितने से जाएगा ये। 21 का टेबल में कितना टाइम, 6 टाइम्स जाएगा ये, और ये कितना टाइम्स जाएगा, ये तुम्हारा 7 टाइम्स जाएगा। हो गया। ठीक है, अब दोनों पाइप को साथ में खोल दिया गया, दैट मींस टाइम टेकन बाय बोथ पाइप ए एंड बी विल बी इक्वल टू, टोटल वर्क कितना था 126 डिवाइडेड बाय दोनों का एफिशिएंसी को ऐड करो, दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। सो इट विल बी 126 डिवाइडेड बाय 13, इट विल बी 126 डिवाइडेड बाय 13। अब अगर कैंसिलेशन में करता हूं ना, 13 ही होगा ना, 12 + 1, हां 13 जाएगा क्या किसी से, ये 13 का टेबल में आई थिंक डायरेक्टली 9 टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स, हाँ डायरेक्टली 9 टाइम्स जाएगा, 9 प्लस, अरे भाई क्या देखना है, यहाँ पे दिख रहा है 9.69 आवर्स लग जाएगा। कितना हो जाएगा, 9.69 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं पहला डिजिट देख के समझ में आ गया, देखो 1 से तो जाएगा नहीं, यहाँ पे 12 आ गया तो 1 से जाएगा नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो तुम्हारा ऐसा ही नहीं होगा। अब ये दोनों ऑप्शन में होने वाला है, तो नेक्स्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। 9 से करोगे तो देखोगे तुम्हारा आंसर ये आ जा रहा है 117, और 117 का सामने ये 10 से जाओगे 130 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो इसी कारण 117, तो 9 टाइम्स जाएगा। बाकी तो डेसिमल में क्या ही करना है, क्योंकि ऑलरेडी ऑप्शन में यही दिया गया है। ठीक है, तुम इस मेथड से कर सकते हो, या फिर कल मैंने तुम लोगों को क्लास में एक और मेथड बताया था। तो मेथड क्या हो जाएगा, अगर तुमको यहाँ पे कोई पूछे कि टाइम टेकन बाय बोथ ए एंड बी निकालना है, तो तुम क्या करोगे, टाइम ऑफ ए इनटू टाइम ऑफ बी डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ ए प्लस बी, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने ये भी तुम लोगों को बताया था, ये फॉर्मूला का बहुत सारा ड्रॉबैक है, लेकिन ये क्वेश्चन सीधा सीधा दे दिया गया, इसी कारण मैं सीधा सीधा यहाँ पे फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ, जिसके कारण मेरा कैलकुलेशन भी कम पड़ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे ए का टाइमिंग कितना है 21, बी का कितना है 18, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी कहाँ गया तुम्हारा, ये दोनों का एडिशन, जैसे यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा 3, 39 आ गया। ठीक है, कैंसिलेशन करते किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 कितना टाइम्स, 13 टाइम्स 3 कितना टाइम्स, 6 टाइम्स,
which will be equal to 6 1 6 6 2 12 126/13। वही घूम फिर के इसका आंसर यही आने वाला है। ठीक है, मतलब वो जो एलसीएम वाला सीन है, यहाँ पे एलसीएम वाला सीन करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली तुम्हारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मेथड से करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये मेथड से भी अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना याद रखना, ये मेथड से अगर कर रहे हो ना, इसका बहुत ज्यादा लिमिटेशन है, इसका बहुत ज्यादा लिमिटेशन है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने सीधा सीधा कर दिया। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा देता यहाँ पे तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं होता, तो इसलिए मैं एनकरेज नहीं करता हूँ कि तुम ये चीज को फॉर्मूला से करो। बात समझ में आ गया? चलो अगर ये चीज समझ में आ गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ रेट ऑफ 18% फॉर 3 years इज ₹2400। If the rate of interest become 24%, what will be the simple interest for 2 years? मतलब सीधा सीधा बात है भाई, यहाँ पे क्या बोला गया, 3 साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे, 3 साल में मुझे 24,000 मिल जा रहा है। ठीक है, तो एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? फॉर 1 year द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज कितना? 18%। मैं पहला केस का बात कर रहा हूं। ठीक है, तो फॉर 3 years कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई? फॉर 3 years 54 हो जाएगा। ठीक है, और यही 54% का वैल्यू कितना दे दिया गया? 2400 दे दिया गया। दैट मींस 54% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 54% का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 2400। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया? इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम 24%, अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% हो जाए तो कितना लगेगा? तो अब यहां से तुम 1% का वैल्यू निकाल सकते हो, और नहीं निकालने से भी चलेगा। निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, या फिर ऐसा चलो निकाल ही लेते हैं, क्या ही करना है यहाँ पे। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? कैंसिलेशन मत करो, ऐसा ही रहने दो, कुछ ना कुछ कैंसिल तो ऐसा ही हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा 1% का वैल्यू। अब क्या बोला गया? इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 24, पहले था 18, अब हो गया 24। ये 24 कितना साल के लिए हो जाएगा? 2 साल के लिए। 1 साल के लिए 24, 2 साल के लिए कितना हो जाएगा? सीधा सा बात है 48% हो जाएगा। तो 48% के लिए कितना हो जाएगा? तो फॉर 48% इट विल बी इक्वल टू 24,000 डिवाइडेड बाय 54 इनटू कितना? 48। सीधा सा बात है भाई। अब कैंसिलेशन करना चाहते तो कर लो, किससे करोगे कैंसिलेशन? इसको एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले इसको 6 से कैंसिल करते हैं। 6 कितना टाइम्स? 8 टाइम्स। 6 कितना टाइम्स? 9 टाइम्स। और किसी से कैंसिल जाएगा? ये 3 से जाएगा। 3 3 जा 9, 3 8 टाइम्स 00, 8000 हो गया। 8000 हो गया, और कुछ कैंसिलेशन नहीं जाएगा। इट विल बी इक्वल टू कितना? 64,000 डिवाइडेड बाय 3। मतलब डेसिमल के बाद 3 आएगा, यहाँ पे सब में 3 है। इससे अच्छा कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। तो देखो किससे जाएगा ये? 2 3 2 6, 3 1 3, 21 3 है क्या कहीं पे? दूसरा आप लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। हाँ यही है, एक ही दिख रहा है यहाँ पे 2133.3%, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन को तुम शॉर्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे दो वो लिखा, नंबर लिखा, उसका भी मेरे को दिख गया कि यही आंसर होने वाला है। क्यों बाकी कैलकुलेट करना है? क्यों? क्योंकि मैंने पूरा ऑप्शन अच्छे से देख लिया था। पूरा ऑप्शन में मुझे बस देखा है कि 2 1 वाला यही है, तो यही तुम्हारा आंसर होगा, खत्म हो जाएगा। अगर उससे पहले मैं तुम लोगों को बोल रहा था ना कि डेसिमल के बाद 3 आएगा, तो वही वाला मैं चेक कर रहा था, क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है, डेसिमल के बाद 3 आएगा, तो वो वाला मैं चेक कर रहा था। यहाँ पे देख रहा हूं सब डेसिमल के बाद 3 आ रहा है, दैट मींस वो वाला मेथड वहां पे चला जाएगा। तो तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा? तुम्हारा दिमाग को यहाँ पे बहुत ठंडा रखना पड़ेगा, एंड उस हिसाब से तुमको यहाँ पे कैलकुलेशन कैरी आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा जरूरी नहीं कि तुम पूरा का पूरा कैलकुलेशन करो, कभी कभार दिमाग लगाने से भी आंसर आ जा रहा है। बात समझ में आ गया? चलो अगर ये चीज समझ में आ गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक चीज और बता देता हूं यहाँ पे मैं, ये ऑब्वियसली एक रिवीजन सेशन हो रहा है, तो ज्यादा डेप्थ में हम लोग कंसेप्ट पर जाएंगे नहीं, जितना हो सके इसको जल्दी से जल्दी करेंगे, ताकि तुम लोग का जो प्रिपरेशन का जो लास्ट स्टेज है वो एकदम बेहतरीन रहे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया। 2 sin थीटा माइनस cosec थीटा sec 20 minus 1 minus 20, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। 20 minus 1 तो नहीं होने वाला है, 2 थीटा भी नहीं होगा, ऊपर से यहाँ पे भी नहीं है। एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन को रहने देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है, जिसके कारण ये आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे 20 minus 1 दे दिया गया, वो 20 minus 1 नहीं, कुछ और होने वाला था, शायद से गलती से ये 20 minus 1 आ गया। एक काम करते हैं, इसको अभी आज के लिए यहाँ पे रहने देते हैं, मैं क्वेश्चन को चेक करके फिर से इसको नेक्स्ट दिन ले आऊंगा यहाँ पे। ठीक है, चलो फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे। व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगन ऑफ 11 साइड? ठीक है, पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन होता है वो जहां पे बहुत सारा साइड्स होता है। ठीक है, और वो पॉलीगन में कितना सारा साइड्स है? 11 साइड्स है। ठीक है, अब जिसके पास अगर 11 साइड्स है तो उसका डायगोनल्स कितना सारा होगा वो तुमको बताना है। ठीक है, डायगोनल्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो ये एक मेरा स्क्वायर हो गया, डायगोनल क्या मतलब होता है? इसके साथ इसका
ऑपोजिट साइड का जो लाइन खींचते हैं इसके साथ इसका, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये सबको हम लोग डायगोनल्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे चार साइड नहीं दिया गया, अगर बोलता है यहाँ पे चार साइड का होता तो डायगोनल कितना हो जाता, चार साइड का अगर होता तो डायगोनल हो जाता हम लोग का दो, क्योंकि स्क्वायर का भी दो होता है, डायगोनल रेक्टेंगल का भी दो होता है, तो वैसे ही दो हो जाता। लेकिन यहाँ पे कितना बोला, 11 बोला, तो इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला आता है, ठीक है। इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n-3 डिवाइडेड बाय कितना, 2। मतलब अगर कोई पूछे तुमको, यू नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ डायगोनल्स, सीधा सीधा ये फॉर्मूला पुट कर देना और देखना कि इसका आंसर क्या आता है। तो इट विल बी n-3 डिवाइडेड बाय 2। अब बोलोगे सर n क्या हो जाता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स, तो यहां पे मैं लिख देता हूं n मींस व्हाट, n मींस नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं आंसर कितना आता है, d विल बी इक्वल टू n मतलब कितना होगा 11, और उसके बाद क्या हो जाएगा 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 कितना होता है 8 होता है, तो 8 यहाँ पे पुट करते हैं, डिवाइडेड बाय कितना 2 हो गया, 2 से ये 4 टाइम्स व्हिच इज इक्वल टू कितना 44, तो इसका कितना सारा डायगोनल्स हो जाएगा, इसका तुम्हारा 44 डायगोनल्स हो जाएगा। और ये 44 डायगोनल्स तुमको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ये मुझे ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसा बोलेंगे कि सर आपको कैसे पता चला ये फॉर्मूला करेक्ट है, तो अभी मैंने तुमको बताया था स्क्वायर हो जाए, रेक्टेंगल हो जाए, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा पैरेललोग्राम हो जाए, रोम्बस हो जाए, सबका कितना होता है, सबका चार साइड होता है और कितना होता है डायगोनल दो होता है, बस उसी चीज के ऊपर वेरीफाई करके देख लेते हैं ना। चलो, तो डायगोनल इज इक्वल टू n कितना होगा चार साइड, तो 4 माइनस 3 कितना होता है 1, तो 1 मैंने यहां पे कर दिया डिवाइडेड बाय 2, कितना होगा 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना 2 आया ना, चार दो डायगोनल, चार साइड का दो डायगोनल आया, दैट मींस ये फार्मूला मेरा करेक्ट है। अगर फार्मूला कभी भूल जाते हो तो ये वाला चीज से तुम इसको अप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा सम का पार्ट तो है नहीं, बस मैंने इसको समझाने के लिए यहां पे किया। क्लियर हो गया चीज, समझ में आ गया ये वाला। चलो ये अगर वाला समझ में आ गया तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया इन द गिवन फिगर SPQ इज इक्वल टू 85, मतलब यहां पे ये वाला है, कलर इसमें नहीं, दूसरा कलर लेता हूं, रेड लेता हूं ना, ये पूरा एंगल का वैल्यू कितना दे दिया गया 85 दे दिया गया, एंड PRS इज इक्वल टू कितना 20, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PSQ, ये वाला वैल्यू तुमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, यहां पे मैं एक छोटा सा चीज बताता हूं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन में जो चीज नहीं दिया गया उसी चीज को लोग एज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि इस केस में अगर तुम देखोगे यहाँ पे तुमको एक सेंटर O दिख रहा है, ठीक है, एक डॉट तुमको O दिख रहा है। बहुत बच्चे ऐसे होंगे क्या कर लेंगे, वो सेंटर बोलो, वो जो पॉइंट है उसको उन लोग सेंटर मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं मानना। अगर वो चीज होता तो वहां पे मेंशन क्या रहता कि वो सेंटर, सॉरी, वो जो तुम्हारा पॉइंट है वो तुम्हारा क्या है सेंटर है। तो ऐसा एजम्पशन मत करो, जो क्वेश्चन में दिया है उसी को तुम बिलीव करके चलना, ठीक है। तो एक काम करता हूं, यही डायग्राम को मैं यहाँ पे बना लेता हूं, ठीक है, तब जाके आसान रहेगा। यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा ऐसे एक स्क्वायर टाइप का बना यहाँ पे, ठीक है, और इसका डायगोनल्स भी है यहाँ पे, ये हो गया, ये हो गया, और क्या करना क्या PQRS, ठीक है। अब जो जो वैल्यू दिया गया उसको मैं दूसरा कलर का इंक से लिख लेता हूं, जैसे कि ये वाला पूरा का पूरा कितना है 85 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे 85 डिग्री लिख दिया। उसके बाद ये कितना दे दिएगा, ये तुम्हारा 20 दे दिया, ठीक है। तुमको फाइंड आउट क्या करना है, ये वाला पार्ट तुमको फाइंड आउट करना है। लेट अस अज्यूम दिस टू बी कितना x डिग्री, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं टू बी x डिग्री, ठीक है। अब देखो भाई मेरे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं x का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं, डायरेक्ट 75 हो गया इसका आंसर। चलो कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूं कैसे हो जाएगा ये वाला चीज, ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्कल का प्रॉपर्टी लगता है, यहाँ पे एक सर्कल का प्रॉपर्टी लगता है। वो क्या होता है, देखो ये वाला जो लाइन दिख रहा है ना तुमको, PS लाइन है, ठीक है, PS एक लाइन है, ठीक है। वो लाइन तुमको लाइन दिख रहा होगा, लेकिन सर्कल के अंदर वो एक कॉर्ड बन जा रहा है, ठीक है, वो एक कॉर्ड बन जा रहा है। वही कॉर्ड से ये हो जाएगा तुम्हारा पहला एंगल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा पहला एंगल, ठीक है। एंड वही कॉर्ड से ये हो जाएगा तुम्हारा दूसरा एंगल, ये हो जाएगा तुम्हारा दूसरा एंगल। देखो सेम कॉर्ड है, ये जो तुम्हारा ग्रीन वाला लाइन है वो तुम्हारा सेम कॉर्ड है, वहां से तुम्हारा दो एंगल निकल के आ रहा है। एक वाला ये वाला एंगल, यहाँ पे जो है ये वाला एंगल, एंड दूसरा तुम्हारा ये वाला आ रहा है जो तुम्हारा 20 डिग्री ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये प्रॉपर्टी कहता है कि एक सर्कल का कॉर्ड से अगर दो एंगल निकलते हैं ना,
दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि अगर ये तुम्हारा 20 डिग्री है ना, तो ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये भी तुम्हारा 20 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देख लो, मैं बना के समझा देता हूँ। ये एक तुम्हारा सर्कल हो जाएगा, ठीक है। ये मान लेता हूँ एक कॉर्ड है। अगर ये कॉर्ड दो एंगल को सब्सटेंड करता है, ये एक एंगल सब्सटेंड कर दिया यहाँ पे, और मान लो यहाँ पे एक और एंगल सब्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो अगर ऐसा सब्सटेंड करता है तो ये अगर तुम्हारा 30 डिग्री होगा ना, तो ये भी तुम्हारा 30 डिग्री होगा। ये अगर 40 डिग्री होगा तो वो भी तुम्हारा 40 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा सर्कल का प्रॉपर्टी है, और सर्कल का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एंगल एक्सटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड इज ऑलवेज इक्वल। ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। बस वही वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने यूज कर दिया, ठीक है। वही वाला प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। अब देखो ये आ गया तुम्हारा 20 डिग्री। अब कौन सा ट्रायंगल पे कंसंट्रेट करना है, अब हम लोग को ये ब्लू वाला ट्रायंगल पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्लू वाला एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, उस पे कंसंट्रेट करो। देखो ये ब्लू वाला ट्रायंगल, इसको और ब्रॉड कर देता हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए। ये ब्लू वाला ट्रायंगल जिसको यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, देखो ये ब्लू वाला ट्रायंगल पे कंसंट्रेट करो, ठीक है। ये ब्लू वाला ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, देखो ये ब्लू वाला ट्रायंगल में एक तुम्हारा 85 डिग्री दे दिया गया, एक तुम्हारा 20 डिग्री दे दिया गया, एंड आखिरी एंगल कितना होगा, x हो गया। तुमको पता ही है ना, यू नीड टू यूज व्हाट, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या कहता है, तीनों एंगल का सम, तीनों एंगल, पहला एंगल 85, दूसरा एंगल कितना 20, प्लस तीसरा एंगल कितना x शुड ऑलवेज बी इक्वल टू कितना 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज इट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। सीधा सा बात है यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 105 आ जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू कितना 180। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 से 105 जाएगा तो बचेगा कितना 75, एंड 75 तुमको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 75 मुझे ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। बात समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे चीज क्लियर हो गया, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि सर ज्योमेट्री तो हम लोगों ने किया नहीं है, तो हम लोगों को कैसे ये चीज याद रहेगा। तो देखो मेरे भाई, अगर तुम एनटीपीसी दे रहे हो या फिर तुम एसएससी दे रहे हो, तुम्हारा दिमाग में एक चीज क्लियर होना चाहिए कि ज्योमेट्री से भर भर के क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब ज्योमेट्री का प्रॉपर्टीज तुमको मैं अगर ईच एंड एवरीथिंग अभी का क्लास में समझाने जाऊं, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तुमको क्विक रिवीजन करना है सर्कल का प्रॉपर्टीज, ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज, बेस्ट बुक रहेगा क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक उठाना। सर्कल नामक एक चैप्टर होगा, वो सर्कल नंबर चैप्टर पढ़ना। वहां पे बहुत सारा आई थिंक 7 या 8 थ्योरम है, उसमें से एक थ्योरम ये भी था, ठीक है। उस थ्योरम को अच्छे से रिवाइज कर लेना। मैं क्लास में कराऊंगा, नो डाउट, ईच एंड एवरी थ्योरम मैं क्लास में कराऊंगा, कोई इसको वरी मत करो, मैं क्लास में करा दूंगा वो वाला चीज। लेकिन अभी के लिए वो वाला चीज कर लो, क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक का सर्कल नामक एक चैप्टर होता है, वहां से ये पूरा थ्योरम विद प्रूफ दिया गया है वहां पे, ठीक है। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हम लोग को ये तो नहीं है, खरीदने को नहीं मिलेगा, ये वो। भाई खरीदने का जरूरत नहीं है, चुपचाप जाके गूगल में सर्च कर देना क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी बुक, ये वाला पेज तुम्हारे पास आ जाएगा। वहां पे सर्कल नंबर चैप्टर वाइज डाउनलोड करने को मिलता है, चैप्टर जो जहां पे सर्कल दिखेगा उसको डाउनलोड कर लेना, सब प्रॉपर्टी वहां पे मिल जाएगा तुमको। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया ये वाला चीज। चलो अगर ये क्लियर हो गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है और इसका वैल्यू पुटिंग करना है, सीधा सीधा बात है भाई। यहाँ पे क्या बोला गया, cos 0 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, cosec 60 एंड cot 90, ठीक है। एक एक करके वैल्यू पुट करके देखते हैं कि आंसर कितना हो जाएगा। सबसे पहले cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री कितना होता है, sin 0 डिग्री कितना होता है, sin 0 डिग्री तुम्हारा 0 होता है, तो cos 0 डिग्री कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपको कैसे पता, भाई मैंने तो नहीं पता, वो वैल्यू ऑलरेडी डिफाइंड होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है। cos 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। नेक्स्ट कितना है यहाँ पे tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मतलब कितना होता है 1 होता है, सीधा सा बात है भाई, ठीक है। cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, cosec होता है sin का छोटा भाई, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो cosec का क्या हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ पे चुपचाप बैठाओ 2/√3। अब बोलोगे कि सर आपको कैसे ये याद टेबल याद है, तो देखो भाई अगर तुम एडवांस मैथ्स का पार्ट कर रहे हो, ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट कर रहे हो, तो तुमको ये टेबल याद करना पड़ेगा। अब कैसे करो, क्यों करो, वो तुम्हारे ऊपर टोटली डिपेंड करता है। मैं अपना तरीका तुमको बताऊंगा, तुमको समझ में आएगा नहीं, मेरा तरीका अलग होगा, तुम्हारा तरीका अलग होगा, ठीक है। तो उतना कंसेंट्रेट मत करो, खुद अपना तरीका बनाओ याद करने का, ठीक है। वैसे ही हो जाएगा जैसे मैंने याद किया, मैंने बस 3 ही याद किया था, sin थीटा cos थीटा tan थीटा, ऑटोमेटिकली बाकी उसको उल्टा कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसका cot 90 कितना होता है, cot 90 0 ही होता है, तो भाई इतना क्या सोचना है,
cot 90 कितना हो जाएगा, cot 90 तुम्हारा 0 हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे cos 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 बाय, ओ भाई वो √3/2 होगा, 1/√2 नहीं होगा, √3/2 होगा, √3/2 होगा। ठीक है, चलो और कुछ, cosec 60 ये हो गया, चलो हो गया। अब देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना तुम्हारा √3/2 प्लस 2/√3। अब बोलोगे सर कैलकुलेशन कैसे करना, ये था कैलकुलेशन लेना नहीं आता है मुझे, तो सीधा सा बात है भाई, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, अगर जब भी ऐसा कैलकुलेशन आ जाए जहां पे एलसीएम लेने को प्रॉब्लम हो रहा है, सीधा सीधा ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। एक्सक्यूज मी, सीधा सीधा दोनों को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। कितना आ जाएगा, 2√3। उसका बोलोगे सर डिवाइड करना भी नहीं आता, तो मत करो मेरे भाई, सीधा इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो। √3 × √3 कितना होता है, 3 होता है, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कितना आ जाएगा तुम्हारा 7/2√3, 7/2√3। अब इसको एक बार चेक करो, ऑप्शन में कहीं पे दिख रहा है 7/2√3, ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी पे, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रहा है? अब किसी बच्चे को यहाँ पे ये वाला पार्ट समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ पे एडिशन कैसे कर लिया विदाउट टेकिंग एलसीएम, तो वो वाला पार्ट मैं तुमको एक बार सिंपल से दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे मान लो a/b दिया गया प्लस मान लो c/d दे दिया गया, तुमको एलसीएम लेना ही नहीं है, तो सीधा सीधा क्या कर लेना, b × d कर देना, इसके बाद क्या कर लेना, इसके बाद क्रॉस के साथ मल्टीप्लाई कर लेना। इसका क्रॉस में कौन है, a है, और इसके क्रॉस में कौन है, c है, तो सीधा सीधा वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आएगा, d × a आ जाएगा प्लस b × c आ जाएगा, b × c आ जाएगा, बस सीधा सीधा तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे सर एबीसी हम लोग को समझ में नहीं आता, रियल वैल्यू लेके दिखाओ, तो देखो मेरे भाई मैं रियल वैल्यू ले लेता हूं, 2/5 प्लस 3 क्या लूं, 3/4 ले लेता हूं। ठीक है, अब देखो कितना आएगा, 20 आएगा, तो 20 यहाँ पे लिख दिया, 4 2 जा कितना 8, 5 3 जा कितना 50, सीधा सीधा वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 जाएगा 23, 23/20। अगर तुमको डाउट हो रहा है तो एलसीएम लेके करके देखो, तुम्हारा आंसर यही आने वाला है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया? तो जब भी एलसीएम लेने को तुमको प्रॉब्लम होता है तो ये वाला तरीका अपनाओ, देखो आसानी से आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चलो भाई लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पे सीधा सा बात है, सिंपलीफिकेशन दे दिया गया। अब इस सिंपलीफिकेशन को करना कैसे, देखो ब्रैकेट भी दिया गया, सब कुछ दिया गया, चलो धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये दिया गया 8, चलो मान लियो, अब ये तुम्हारा फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 से 5 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर बदमाश रूल के हिसाब से पहले तो डिवाइड करना था, तो आपने क्यों यहाँ पे माइनस किया, तो देखो मेरे भाई यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया गया, वो भी फर्स्ट ब्रैकेट, तो फर्स्ट ब्रैकेट का प्रेफरेंस सबसे ज्यादा होता है, इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया, उसका डिवाइड को अपनी जगह में रख दिया। उसका फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर कितना हो गया 7 - 2, 7 - 2 कितना हो जाता है 5 हो जाता है, डिवाइडेड बाय कितना, ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यही चीज को जो यहाँ पे लिखा उसको मैं अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय, फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हो गया, कितना था 4 था, नेक्स्ट कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय सेकंड ब्रैकेट, और इसके अंदर फर्स्ट ब्रैकेट तो ऑलरेडी सॉल्व हो गया, कितना आ गया था 5 आ गया था। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट को बिठाएगा कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाय कितना 12 प्लस 9/24, सेकंड ब्रैकेट क्लोज, थर्ड ब्रैकेट। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या क्या आंसर आता है। यहाँ पे सबसे पहले 8 डिवाइडेड बाय 4, 4 डिवाइडेड बाय 5/12, बात वही हो रहा है ना, 5/12 करो या फिर ऐसा करो, बात तो वही हो रहा है। ठीक है, प्लस एक काम करके कैंसिल कर लेते हैं, कितना 3 टाइम्स जाएगा 8 टाइम्स जाएगा, तो प्लस 3/8। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अभी डिवाइड कर लेते हैं उसके बाद प्लस करेंगे, नहीं भाई ब्रैकेट भी तो तुम्हारा प्रायोरिटी लिस्ट में आता है ना, तो ब्रैकेट को कर लो, यहाँ पे वही वाला चीज लगाओ, कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, दोनों का एलसीएम 24 आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 10 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ करने का है क्या, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या यहाँ पे, 3 टाइम्स 8 टाइम्स सही तो है। चलो ये वाला पार्ट हो गया, डिवाइडेड बाय कितना 4, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना 8। ठीक है, और कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 19/24। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 8 हो जाएगा। अब सीधा सीधा इसमें ये वाला पार्ट को सॉल्व करता हूँ, कितना होगा 4 × 24 इधर 19, यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या, देखो एक बार लास्ट टाइम चेक कर लेता हूँ। माइनस कितना होगा 4 होगा, 4 मैंने पुट किया, 7 - 2 5 5 मैंने पुट किया, यहाँ पे दोनों का समेशन 12 होता है, 12 मैंने यहाँ पे पुट किया,
ये ब्रैकेट कहाँ से आया? ये ब्रैकेट का स्टार्टिंग कहाँ है? ये ब्रैकेट का स्टार्टिंग कहाँ है? ये ब्रैकेट का स्टार्टिंग तो ये रहा, सेकंड ब्रैकेट का स्टार्टिंग ये रहा, थर्ड ब्रैकेट का स्टार्टिंग ये रहा। ये ब्रैकेट का स्टार्टिंग कहाँ पे है? अभी किसको इंडिकेट कर रहा है भाई? ये क्या है भाई? 2 मिनट रुको तो। ऐसा ऐसा करके तो फायदा भी नहीं होगा इसका। डिवाइडेड बाय पूरा है क्या? एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन को भी अभी फिलहाल के लिए रहने देते हैं, ठीक है? यहाँ पे ब्रैकेट कुछ वो प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन को अगर हो सके तो कल का जो क्लास होगा वहां पे मैं क्वेश्चन को ठीक करा के फिर से करवा दूंगा यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जिसके कारण आंसर तो नहीं आ रहा, 19 वाला कुछ दिख नहीं रहा है। अगर 27 भी आता यहाँ पे तो काम चल जाता मेरा, क्योंकि यहाँ पे रेसिप्रोकल में 27 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो वही नहीं है क्योंकि सबका डिनोमिनेटर में 27 है, मेरे पास 27 आ भी नहीं रहा है कहीं पे, ठीक है? दैट मींस यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है और मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। अब ये ब्रैकेट है या फिर ये वाला ब्रैकेट है, भगवान जाने। ये वाला ब्रैकेट होगा तो आंसर बहुत बड़ा आ जाएगा, तो ये तो ब्रैकेट हो नहीं सकता। चलो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को चेक कर लेंगे, उसके बाद देख लेंगे कि इसका आंसर क्या होता है, ठीक है? आज के क्लास में ऑलरेडी 2 रॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, कोई बात नहीं, होता रहता है ये वाला चीज। अब ये वाला करके देखते हैं यहाँ पे, इन ए ट्राइंगल एबीसी। चलो ट्राइंगल बोल दिएगा तो ट्राइंगल बना लेते हैं सबसे पहले। क्या बोला गया? इन ए ट्राइंगल एबीसी, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा ट्राइंगल। एक काम करता हूं, इसको हटाओ यहां से, गलत जगह बन गया ट्राइंगल, ये रखते हैं, ठीक है? इन ए ट्राइंगल एबीसी, तो यहाँ पे ये ए हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया, ये तुम्हारा सी हो गया। ज्योमेट्री का एक चीज याद रखना, डायग्राम से अगर तुम कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है? अगर डायग्राम से नहीं कर पा रहे हो तब जाकर तुम्हारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। हमेशा यह याद रखना कि दिमाग से नहीं बनता है, कभी कभार यहाँ पे तुमको डायग्राम को भी देखना पड़ेगा। डायग्राम को देखोगे तो बहुत आइडिया दिमाग में ऐसा ही आ जाएगा। जैसे इसी कारण मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ एबीसी, where AB is equal to 6, AB is equal to 6, BC is equal to 8, BC is equal to 8 और AC is equal to 10। AC मेरा कितना है? 10 है, बहुत बढ़िया। Let M be a point on AC, M यहाँ पे एक पॉइंट है किसमें? AC में, such that BM is 5 यूनिट। BM मतलब यहां से एक लाइन जाएगा, BM को टच करेगा एंड BM कितना बोल दिया? 5 यूनिट्स बोल दिया, 5 यूनिट्स बोल दिया, ठीक है? Where D is a point on triangle B, D एक पॉइंट आ गया ना, तो D पॉइंट कहां लगा? एक काम कर लेते हैं, इसको एक्सटेंड करके यहां पर पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पॉइंट D, ठीक है? ए ट्राइंगल BDM, BDM, चलो ट्राइंगल तो बन गया इस फॉर्म, एंड ट्राइंगल BDM इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, बोला गया कि BMD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। अब सिमिलर ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, कैसे समझाऊं तुमको? अच्छा छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है? एग्जांपल के साथ तुम समझो चीज को। जैसे मान लो कन्ग्रुएंसी एक होता है, सिमिलरिटी एक होता है। कन्ग्रुएंसी होता है मतलब जैसे कि मान लो मैंने टी शर्ट पहना, टी शर्ट का साइज मान लेता हूं एक्सएल है, ठीक है? टी शर्ट का साइज क्या है? एक्सएल है। वैसे ही मान लो कोई और भी पहना है सेम वाला, उसका भी साइज कितना है? एक्सएल है। मान लो और 2-3 लड़का, तुम लोगों में से जो वीडियो देख रहा है उसमें से और 2-3 लड़का सेम टी शर्ट एक्सएल साइज का पहन के बैठा हुआ है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है? ये टी शर्ट के साथ वो टी शर्ट एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम हो जा रहा है। दैट मींस क्या हो रहा है? दिस टी शर्ट इज congruent to the t-shirt that you are wearing, मतलब साइज क्या हो जा रहा है? एग्जैक्टली सेम हो जा रहा है। लेकिन अगर मान लो ये तुम्हारा एक्सएल है और कोई वहां पे एम पहन रहा है या फिर एस पहन रहा है, तो क्या हो जाएगा? इसका शेप तो एग्जैक्टली सेम है, प्रिंट भी एग्जैक्टली सेम है, लेकिन उसका क्या हो रहा है? शेप छोटा हो जा रहा है। दैट मींस क्या कह सकता हूं मैं? वो दोनों जो टी शर्ट है वो हो जाएंगे तुम्हारा सिमिलर। सिमिलर का केस में क्या होता है? शेप सेम रहता है, साइज अलग अलग हो जाता है। बट कंग्रुएंसी के टाइम में क्या होता है? शेप और साइज दोनों सेम हो जाता है। तो इस केस में क्या बोला गया? इस केस में सिमिलर बोला गया, मतलब उन लोगों का शेप सेम रहेगा लेकिन साइज अलग अलग हो सकता है, ठीक है? ये बोला गया सो दैट द लेंथ ऑफ BD, व्हाट इज द लेंथ ऑफ BD? अच्छा BD का लेंथ तुमको निकालना है यहाँ पे, ठीक है? तो एक एक करके वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया? यहाँ पे BM बाय कितना? AB इज इक्वल टू कितना? BD बाय AC, ठीक है? वैल्यू पुट करते हैं। BM का वैल्यू कितना होगा? BM का वैल्यू 5 बोला गया, 5 मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट AB का वैल्यू कितना बोला गया? कहां है AB का वैल्यू 6, तो 6 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, इज इक्वल टू BD का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, तो BD यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। और AC का वैल्यू कहां है? AC का वैल्यू 10 दिया गया, तो 10 मैंने यहाँ पे लिख दिया। सीधा सा बात है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नाम तो सुना ही होगा तुम लोगों ने,
तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/60 हो जाएगा, सॉरी 60 नहीं 6 हो जाएगा। कैंसलेशन करता हूं तो कितना होगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करने का जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर भी तुम्हारा क्या है फ्रैक्शन में दिया गया, और यहाँ पे 25/3 कहां दिख रहा है, 25/3 मुझे ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसा बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो सिमिलरिटी का यूज ही नहीं किया गया, तो उसका बोलने का रीजन क्या है। देखो सीधा सा बात है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, यहाँ पे इतना लॉजिक तो लगाएंगे नहीं। ठीक है, और मान लो यहाँ पे सिमिलर अगर बोल दिया गया तब क्या होगा, ये जो चीज यहाँ पे लिखा गया है ना, ये वाला जो चीज मैंने यहाँ पे लिखा गया, ये क्या होता है, ये तुम्हारा सिमिलर होने के बाद ये प्रॉपर्टी अपने आप फॉलो हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो ये वाला चीज ना देके डायरेक्टली बोल देता बीडी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तब क्या करते, तब हम लोग यहाँ पे सिमिलरिटी का फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर निकालते। फॉर्मूला बोले तो ये वाला कांसेप्ट लगाते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया चीज। चलो अगर ये चीज क्लियर हो गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, शॉपकीपर मेक्स ए डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, जो जो चीज दिया गया उसको लिख लेता हूं। डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया है, 10% का डिस्काउंट दिया गया, एंड मेक्स एन प्रॉफिट ऑफ 10%, और प्रॉफिट भी कितना कर दे रहा है, वो 10% का प्रॉफिट कर दे रहा है। ठीक है, अब बच्चों मेरे को यहाँ पे एक चीज बताओ कि जब भी तुमको यहाँ पे डिस्काउंट में दे दे और तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस दे दे यहाँ पे, तो तुमको कैसा करना होता है यहाँ पे, या फिर अगर तुमको डिस्काउंट परसेंटेज दे दे या फिर प्रॉफिट परसेंटेज दे दे, तो दोनों परसेंटेज से दो चीज का रेशियो आता है। किन दो चीज का रेशियो आता है वो तुमको मुझे बताओ जल्दी जल्दी। बताओ भाई, सीधा बात है भाई, डिस्काउंट का रेशियो 10% का डिस्काउंट मतलब इट कैन बी रिटन एज 9/10। क्या लिखा जा सकता है, 9/10 लिखा जा सकता है, जहां पे नीचे वाला हमेशा इंडिकेट करता है तुम्हारा मार्क प्राइस को, ऊपर वाला इंडिकेट करता है तुम्हारा सेलिंग प्राइस को। ठीक है, अब बोलोगे सर ये कहां से आ गया, तो भाई मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है, डिस्काउंट का भी ऑलरेडी अपलोडेड किया गया है, वहां पे जाके एक बार पहले ही पार्ट में ये चीज समझा के दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट बोल, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 10%, प्रॉफिट 10% मतलब 11/10। अब बच्चे पूछेंगे सर 11/10 कैसे आया, तो जो बच्चे नया है उनके लिए मैं बता देता हूं, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है कितना, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/10, जबकि ये प्रॉफिट हो रहा है, दैट मींस प्लस हो जाएगा, नीचे रहेगा 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। वही चीज मैंने यहां पे फॉलो किया था, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/10, जबकि ये डिस्काउंट हो रहा है, दैट मींस क्या होगा, 10 से 1 माइनस होके 9 आ जाएगा। देखो 9 आ गया। ठीक है, अब ये जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, नीचे वाला हमेशा सीपी को इंडिकेट करेगा, ऊपर वाला हमेशा क्या, एसपी को इंडिकेट करेगा। ठीक है, अब अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि डिस्काउंट से ये कैसे आया और प्रॉफिट से ये क्यों आया, तो तुमसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा भाई, डिस्काउंट का ऑलरेडी एक पूरा फुल फ्लैश्ड वीडियो अपलोड किया गया है, तो वीडियो को तुम देखो और तुमको समझ में आ जाएगा कि आया कैसे ये चीज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तुम बोलोगे सर दोनों में मुझे एसपी कॉमन दिख रहा है, तो एसपी को तुम बीच में लिख दो, इस तरफ तुम सीपी लिख दो, इस तरफ मार्क प्राइस लिख दो, सीधा सा बात है यहाँ पे। ठीक है, सीपी वाला केस में क्या है, सीपी 10 है और सेलिंग प्राइस कितना 11 है। क्या इस इक्वेशन में या फिर इस रेशियो में मार्क प्राइस दिया गया, तुम लोगों को नहीं दिया गया, तो अगर नहीं दिया गया इसको खाली रख देते यहाँ पे। नेक्स्ट वाला केस यहाँ पे आते हैं, इसमें एसपी का वैल्यू कितना दिया है, 9 दिया गया, मार्क प्राइस का वैल्यू कितना दे दिया गया, 10 दे दिया गया। क्या यहाँ पे सीपी का वैल्यू दिया गया, बोलोगे नहीं सर नहीं दिया गया, तो खाली रख दो यहाँ पे। ठीक है, आप इसके लिए तुमको मैंने एक चीज समझाया था कि खाली वाला कौन फिल कर देगा, उसका पड़ोसी वाला फिल कर देगा, तो 9 आके यहाँ पे कब्जा कर लेगा, यहाँ पे 9 ने कब्जा किया, यहाँ पे 11 ने कब्जा कर दिया। एक बार ये कब्जा हो जाता तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आएगा 90, यहाँ पे आएगा 99 और यहाँ पे कितना आएगा 110 आएगा। ठीक है, इतना कर लिया, उसका बोलोगे सर अब क्या करना है, यहाँ पे हम लोग तो नहीं पता क्या करना रहेगा यहाँ पे। तो भाई देखो अगर ऐसा आ गया, अब देखो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या बोला गया, हम लोग तो बस यहाँ तक ही कर लिए थे ना, अब देखो क्या बोला गया, हाउ मेनी टाइम्स करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल मोर देन द कितना कॉस्ट प्राइस। सीधा सा बात है, यहाँ पे जो मार्क प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस से क्या होता है, ज्यादा बनाया जाता है, कितना टाइम ज्यादा बनाया वो तुमको बताना है। मतलब सीधा सा बात है, तुमको मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का एक छोटा सा रेशियो ले लेना है, तो तुमको पता चल जाएगा कि कितना टाइम्स हो रहा है। तो मार्क प्राइस का वैल्यू कितना था तुम्हारा 110 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा तुम्हारा कॉस्ट 90, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो अगर रेशियो पूछता है तुम्हारा आंसर आता है, अभी टाइम्स पूछ लिया तो हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेसिमल में। तो देखो कितना टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, तो 1 यहाँ पे सभी 1 में है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट 9 1 9 बचा कितना 10 11 2 बचा। ठीक है, 9 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा।
9 2 18, 2 देखा 22 होगा, सीधा सा बात है, कितना हो जाएगा 2.22 एंड 2.22 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है 2.22, मुझे ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। अब बोलोगे कि सर आपने तो बोला था ऑप्शन में 2 निकालो आंसर आ जाएगा, यहाँ पे क्यों नहीं किया ऐसा? तो 2 निकाला था, लेकिन दोनों में भी सब में क्या है 2 2 है, दैट मींस मुझे तीसरा भी निकालना पड़ेगा, और तीसरा निकालेंगे तो आंसर ही आ गया मेरा यहाँ पे, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब तुमको ये चीज थोड़ा टफ लगेगा, अगर तुम पहली बार वीडियो देख रहे हो तो तुमको ये चीज टफ लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं है, तुम हमेशा शॉर्टकट के पीछे भाग रहे थे। ठीक है, तो शॉर्टकट के पीछे भागोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा तुम सीपीडी 1 क्लियर कर पाओगे या फिर टायर 1 क्लियर कर पाओगे, मेंस भी रह जाता है, तो मेंस कैसे क्लियर करोगे? मेंस करने के लिए तुमको चाहिए होगा ना यहाँ पे। बात समझ में आ गया? चलो, अगर ये समझ में आ गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 12 liters of a solution of acid and water contains 30% acid. How much water in liter must be added to obtain a solution containing 20% acid? मतलब पहले कितना था 30%, अब हो गया 20%। सीधा सा बात है, ये एक्चुअली आता है मिक्सचर एलिगेशन का सम में। ठीक है, ये एक्चुअली तुम्हारा आता है मिक्सचर और एलिगेशन का उस पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन नहीं लगाएंगे, हम लोग रेशियो से इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसा करना है सॉल्व देख लो। यहाँ पे 30% एसिड बोला गया, अगर 30% एसिड हो रहा है तो बाकी कितना 70% क्या हो जाएगा? सीधा बात है भाई, वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे एसिड लिखता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, वाटर लिखता हूँ। एसिड कितना था 30%, मतलब 3, और वाटर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और फाइनल सोल्यूशन में कितना बोल रहा है 20% बोल रहा है। अगर 20% तुम्हारा एसिड हुआ तो वाटर कितना परसेंट हो जाएगा तुम्हारा 80% हो जाएगा। 0 से 0 गया, कितना होगा 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। दैट मींस एसिड कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? सीधा सा बात है ये। ठीक है, अब देखो हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड। यहां पे क्या चीज ऐड किया गया है, यहां पे क्या चीज ऐड किया गया? तुम लोग बोलोगे सर वाटर ऐड किया गया। अगर भाई मेरे वाटर अगर ऐड किया गया दैट मींस वाटर का क्वांटिटी चेंज होगा, लेकिन एसिड का क्वांटिटी सेम होना चाहिए। क्या मेरा यहाँ पे एसिड का क्वांटिटी सेम है? तुम लोग बोलोगे नहीं सर एसिड का क्वांटिटी तो एकदम सेम नहीं है। ठीक है, तो सेम अगर है नहीं तो उसको सेम कर लो ना। यहाँ पे आप कुछ बच्चे बोलोगे सर इक्वल क्यों होंगे, तो सीधा सा बात है, यहाँ पे देखो, मान लो तुम्हारे पास अभी 6 एप्पल्स है। ठीक है, तुम्हारे पास 6 एप्पल्स है और मान लेता हूं 5 मैंगो से एक टोकरी के अंदर। ठीक है, अब कोई क्या करता है, कुछ लोग आते हैं वहां पे और 10 मैंगोस डाल देते हैं, और 10 मैंगोस डाल देते हैं। ठीक है, अभी अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज द नंबर ऑफ एप्पल्स, तुम लोग क्या बोलोगे? बोलोगे सर पहले 5 था, अभी भी 5 है, क्योंकि जब मैंने डाला था तो क्या डाला था, मैंने बस मैंगोस डाला था, एप्पल्स नहीं डाला था। सेम चीज यहाँ पे एसिड और वाटर का सॉल्यूशन है। यहाँ पे मैं अगर वाटर डालूंगा ना तो एसिड का क्वांटिटी सेम रहेगा, तो इसी कारण मैं इसको क्या करूंगा, सेम करूंगा। ठीक है, करके देख लेते कितना होगा। अब देखो एसिड यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 होना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 होने के लिए मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा चीज को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिसके कारण ये नया रेशियो क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा और नीचे वाला कितना आएगा 3 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। बात समझ में आ गया? एकदम क्लियर हो गया, ये क्रिस्टल क्लियर हो गया। चलो अब देखो क्या बोला गया कि कितना वाटर ऐड किया गया, कितना वाटर ऐड किया गया था। पहले था 7, अब हो गया कितना 12, 5 यूनिट्स वाटर ऐड कर दिया। कितना यूनिट्स वाटर ऐड किया गया, 5 यूनिट्स वाटर ऐड कर दिया गया। आप बोलोगे सर 5 यूनिट्स का वैल्यू तो निकाल लेंगे, लेकिन 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू तुम्हारा डी पे दिया गया है। कैसे देखो, इनिशियल सॉल्यूशन ना, तो इनिशियल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा तुम्हारा 10 यूनिट, और 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 12/10। तुमको कितना यूनिट का चाहिए, तुमको 5 यूनिट का चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 यूनिट का वैल्यू विल बी इक्वल टू कितना 12/10 into 5, 5 on the 5, 5 2 is 2, कितना टाइम्स 6 टाइम्स, मतलब 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 6 तुमको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 6 तुमको ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो अगर तुमने ये चैप्टर नहीं किया तो ये क्वेश्चन में तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं बार बार बोल के आ रहा हूँ, ये तुम्हारा रिवीजन क्लास है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा ही सॉल्व किया जाएगा। अगर इसका मैं डेप्थ में घुसूंगा तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा, क्योंकि ये छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, पूरा का 3 या 4 क्लासेस मिला के ये कंसेप्ट बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं एक ही 5 मिनट का या 6 मिनट का क्वेश्चन में ये चीज समझा नहीं पाऊंगा। बस यहाँ पे दिमाग में एक चीज कर सकता हूँ, जो चीज ऐड हो रहा है ठीक है वही बस चेंज होगा, लेकिन जो ऐड नहीं हो रहा है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज, एसिड ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ पे वाटर ऐड हो रहा है, तो इसीलिए एसिड का क्वांटिटी को मैंने सेव कर दिया। बात समझ में आ गया? चलो अगर ये समझ में आ गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹15,000
फॉर 2 years इज इतना अच्छा डिफरेंस, डिफरेंस दे दिया गया यहाँ पे। चलो हम लोग क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो सीधा सा बात हमेशा याद रखना, अगर 2 साल के लिए तुमको सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछ रहा है ना, सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछ रहा है, तो सीधा सा एक फॉर्मूला पुट कर देना वहां पे। फॉर्मूला क्या होगा, P इंटू आर बाई 100 की पावर कितना, T की पावर T नहीं सॉरी 2 हो जाएगा ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सीधा सा यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब तुम लोग ये मत समझना कि सर ये तो सीआई का भी फॉर्मूला ये, सॉरी सीआई का अमाउंट का फॉर्मूला भी यही होता है, उस केस में इट इज 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी होता है, लेकिन यहाँ पे बस आर बाई 100 की पावर टी हो जाएगा। अब बस वैल्यू पुटिंग करते हैं, इसका वैल्यू कितना है यहाँ पे 242, तो मैंने 242 पुट कर दिया। प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है 15,000 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट का वैल्यू नहीं पता, डिवाइडेड बाय कितना 100, कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यही पार्ट को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 15,000 इंटू आर स्क्वायर बाई कितना 40, 3 0 तो ये खा जाएगा। 5 कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, और कुछ है यहाँ पे नहीं है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4, और यहाँ पे ये 3 नीचे आ जाएगा। तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 484 डिवाइडेड बाई 3। अगर मैं इस तरह स्क्वायर रूट लेके आता हूं तो 484 का स्क्वायर तो होता है तुम्हारा 22, बट नीचे रह जाएगा तुम्हारा रूट ओवर ऑफ 3 इज इक्वल टू आर। ये तो ऑप्शन में दिख भी नहीं रहा है। चलो एक बार मैं इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेता हूं। r इज इक्वल टू कितना होगा, 22 डिवाइडेड बाय 1.72 होगा। रूट 3 का वैल्यू 1.72 ही होता है ना। 1 टाइम्स तो जाएगा 17, 1 टाइम्स जाएगा 17, 2 टाइम्स 34, ये यही होगा आंसर। सीधा सा बात है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि कंप्लीटली डिविजन हो नहीं रहा है, एक डिजिट में जाएगा नहीं, 1 टाइम्स में जाएगा, दैट मींस ये दोनों तो तुम्हारा आंसर हो ही नहीं सकता, सिंगल डिजिट में तुम्हारा होगा नहीं, तो बस बचा ये, दैट इज 12.7, और तुम्हारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 12.7, और ये तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। बात समझ में आया, क्लियर हो गया ये वाला चीज। चलो ये चीज अगर क्लियर हो गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। ये क्वेश्चन तुम्हारा स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम है, एंड स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का एक स्पेशल टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं रेस। वही रेस का टॉपिक है। क्या बोला गया, इन ए रेस ऑफ 100 मीटर ए बीट बी बाय 20 मीटर। सीधा सा बात है, मैं यहां पे लिख लेता हूं ए बी। 100 मीटर रेस में एक 100 मीटर का रेस हो रहा है जहां पे ए ने क्या किया, बी को बीट कर दिया। बीट मतलब पीटने वाला बीट नहीं, बीट का मतलब उसको हरा दिया। कितने से, 20 मीटर से हरा दिया। दैट मींस क्या, ए ने पूरा 100 कवर किया होगा, ए ने पूरा 100 कवर किया होगा, लेकिन वो क्या जो तुम्हारा बी था वो 20 मीटर और भाग नहीं पाया। दैट मींस ए कितना भागा होगा, ये तुम्हारा 100 भागा होगा, तो बी कितना भागा होगा, 20 सॉरी 20 नहीं 80 होगा ना भाई। 20 कैसे भागेगा, 20 वो भाग नहीं पाया था, 80 भागेगा। बात समझ में आ रहा है। अब 0 से 0 कैंसिल कर लो, यहाँ पे कितना आएगा 5, यहाँ पे कितना आएगा 4। रहने देते इसको ऐसा। नेक्स्ट क्या बोला गया, एंड बी बीट सी बाय 5 मीटर्स, और बी क्या करता है, बी सी को 5 मीटर से बीट करता है। तो यहाँ पे एक और इक्वेशन कर लेते हैं, बी और सी को, मतलब बी अगर 100 भाग रहा है तो सी कितना भागेगा, 5 मीटर भाग नहीं पा रहा, दैट इज 95 हो जाएगा। इसके कारण यहाँ पे होगा 20, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 90। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब देखो वही चीज हो जाएगा यहाँ पे, बी ए सी, ए का वैल्यू कितना था 5 और 4, यहाँ पे कितना था 20 और 90। वैल्यू पुटिंग करो, यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 20 आएगा। कैंसिलेशन जाएगा क्या कुछ, चलो कैंसिलेशन नहीं करते, डायरेक्टली यहाँ पे पुट करते हैं 100, यहाँ पे कितना आ जाएगा 80, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 76। हो गया ना, बस सीधा सा बात। अब क्या बोला गया है, इन द सेम रेस फाइंड द डिस्टेंस बाय व्हिच ए बीट सी। वही रेस में, वही 100 मीटर का रेस में, इसीलिए मैंने कैंसिल नहीं किया था, वही 100 मीटर का रेस में ए सी को कितना मीटर से हराता है। सीधा सा बात यहाँ पे दिख रहा है कितना होगा, 4 होगा, 80 और 20, इट विल बी कितना 24 मीटर। तो उसको कितना मीटर से हरा देता है, वो उसको 24 मीटर से हरा देता है। और 24 मीटर कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 24 मीटर मुझे ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर अगर यहाँ पे 100 से 80 हुआ तो यहाँ पे ये डायरेक्टली 95 नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए था, इससे 5 माइनस करके 75 होना चाहिए था। तो देखो मैंने भाई यहाँ पे कंपैरिजन हमेशा ए के साथ ही चल रहा था, ठीक है, ए और बी का चल रहा था, उसको बी और सी का चल रहा था। ये नहीं बोला गया ना सी ए को हरा रहा है, सी ए को हराना होता तो हमको पूछते ही क्यों वाला चीज,
बात समझ में आ रहा है? तो ये तुम्हारा कौन सा कंसेप्ट से आ रहा है? स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। वहां पे एक स्पेशल कंसेप्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेस, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज के लिए आखिरी क्वेश्चन होगा। और ये क्वेश्चन भी तुम्हारा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का ही है, लेकिन ये भी तुम्हारा एक स्पेशल चैप्टर उसी का है, दैट इज हमारा बोट स्ट्रीम से आएगा, बोट एंड स्ट्रीम से आएगा, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। तो इसका बहुत इन डिटेल कंसेप्ट मैं तुम लोगों को बता चुका हूं, अब बस इसका एक छोटा सा ट्रेलर देखते हैं कैसे। देखो, ए बोट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 2 आवर्स। डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना कवर किया था 35 एंड डिवाइडेड बाय कितना 2। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्यों किया ऐसा, क्योंकि डाउनस्ट्रीम एक स्पीड होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, व्हिच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17.5 किलोमीटर पर आवर होगा ना, हां किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। नेक्स्ट, एंड द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम, सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में वही डिस्टेंस कितने घंटे में कवर करता है 7 आवर्स में, व्हिच इज इक्वल टू कितना 5 किलोमीटर पर आवर। कितना आसान क्वेश्चन है भाई। अब क्या पूछा गया, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। बोट का स्पीड अगर बोलेगा, बोट का स्पीड बोलेगा तो मैं यहां पे एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा लेता हूं। बोट का स्पीड अगर बोलेगा BOAT बोलेगा तो क्या करेंगे, अपस्ट्रीम माइनस सॉरी अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, यूपी क्यों लिख रहा हूं भाई, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और अगर तुमको यहाँ पे स्ट्रीम का बोले, अगर तुमको यहाँ पे स्ट्रीम का बोले, स्ट्रीम का स्पीड बोले तो सीधा वही वाला रहेगा, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। अब बोलोगे सर ये फॉर्मूला आया कहां से, तो कल का वीडियो अगर तुम लोगों ने अच्छे से देखा होगा, वहां पे मैंने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला समझा के दिया था, वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, अब इसका इतना डेप्थ में जाऊंगा नहीं, बहुत ज्यादा लेंथी पड़ जाएगा, बस इतना याद रखना, यही 2 होता है इसका फॉर्मूला। तो अभी हम लोग को क्या चाहिए, आगे हम लोग को बोट का चाहिए, तो बोट का मतलब क्या हो जाएगा, बोट का स्पीड x विल बी इक्वल टू कितना, डाउनस्ट्रीम कितना है 17.5, अपस्ट्रीम कितना है 5 डिवाइडेड बाय कितना 2, व्हिच विल बी इक्वल टू कितना 22.5 डिवाइडेड बाय 2, कितना का 11.5 का करोगे तो 25 आ जाएगा ना, तो 11.25 दिख रहा है, हां दिख रहा है भाई मेरे, 11.25 कौन सा ऑप्शन में है, 11.25 मुझे ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो आज के क्लास के लिए इतना ही रहेगा, बस यहाँ आज के क्लास में 2 क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, एक ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन और एक सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन, वो क्वेश्चन का हम लोग चेक करेंगे और कल के क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये आई थिंक और 3 और 4 क्लासेस ये स्पेशल क्वेश्चन वाला होगा, तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लासेस को अटेंड करो ताकि तुम्हारा रिवीजन थोड़ा स्पीड अप हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, बाय एवरीवन।